नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के परेड ग्राउंड में 50वीं सब जूनियर चैंपियनशिप का शुभारंभ किया। ये प्रतियोगिता 10 अक्टूबर तक चलेगी और इसमें देश के 28 राज्यों से 54 टीमें ने लगभग 1000 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने बास्केटबॉल फाउंडेशन ऑफ इंडिया उत्तराखंड को इस बारे में बधाई दी। उन्होंने कहा, पहली बार है जब देवभूमि उत्तराखंड में ये आयोजन किया जा रहा है, जो रहस्य और ऐतिहासिक गौरवपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 38वें राष्ट्रीय खेल के सफल आयोजन के बाद उत्तराखंड खेल के लिए विकसित होता जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के निर्देश पर प्रदेश भर में खांसी की दवा से जुड़ी ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हो गई है। ये कदम राजस्थान और मध्य प्रदेश में कफ सिरप सेवन से बच्चों की मौत और घटनाओं के बाद उठाया गया। उत्तराखंड सरकार ने इसे जन स्वास्थ्य का गंभीर मामला बताते हुए तुरंत कार्रवाई शुरू की। अपर आयुक्त ने देहरादून के जोंगीवाला, मोहकामपुर समेत अन्य क्षेत्र में निरीक्षण किया। सभी जिलों में औषधि निरीक्षकों को निर्देश दिया गया कि वे सरकारी अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और खुदरा दुकानों से नमूने लेकर प्रयोगशाला में परीक्षण कराएं। ड्रग कंट्रोल ताजबर सिंह जग्गी ने बताया कि टीमें सक्रिय हैं और किसी को भी दोषी पाए जाने पर लगातार कानून कार्रवाई की जाएगी। हमें कहा कि 4 साल से नीचे के बच्चों को बिल्कुल भी ये देना नहीं है कफ सिरप। और सैंपलिंग के लिए हमने आदेशित किया है कि कहीं भी किसी भी स्टेट से अगर आ रहा है तो उसको सैंपल लेकर के उस फिलहाल दवाओं को फ्रीज कर दें वहीं पर मौके पे ही, और उसको बाजार में बिकने न दें। मतलब सर, जो मेडिकल स्टोर अपने आप दे रहे हैं कफ सिरप, वो बैन किया है। डॉक्टर लिखे तो तब चल सकता नहीं, डॉक्टर भी लिखे, लेकिन हम एक एडवाइजरी जारी हुई है भारत सरकार की तरफ से भी कि 4 साल से नीचे के बच्चों को नहीं लिखना है वो दवा। तो डॉक्टर भी इसका ख्याल रखें तो अच्छा रहेगा। फिर पूरे उत्तराखंड में आदेश जारी हो गए। उत्तराखंड में पूरे आदेश जारी करते हैं, सैंपलिंग के आदेश जारी करते हैं, इंस्पेक्शन के आदेश जारी किए हैं, और आप देखेंगे बहुत तीव्रता से हम काम कर रहे हैं इसके ऊपर कि किसी को भी कोई अप्रिय घटनाएं न घटित हो। अभी आप देखेंगे कि कुछ दिनों पहले कि ऐसी घटनाएं घटित हो गई हैं राजस्थान में, इंदौर में, कि कफ सिरप से बच्चों को किडनी फेलियर हो जाता है। तो जितने भी ये कफ सिरप हमने एक आदेश किया हुआ है कि 4 साल से नीचे बच्चों को बिल्कुल भी नहीं दिया जाए, क्योंकि इसमें सीधे किडनी फेलियर हो रही है, डाइथाइल ग्लाइकोल उसमें जनरेट हो जा रहा है, जो कि जहर का काम कर रहा है। तो इसलिए हमने सारे जितने भी सरकारी गैर सरकारी संस्थान हैं उनमें सैंपलिंग के लिए आदेश कर दिए हैं ड्रग इंस्पेक्टर्स को। और सब जगह जहाँ जहाँ ये दवाइयाँ हैं, स्पेशली डेक्सट्रोमेथोर्फिन, वहाँ पर हमने कहा कि उसको फ्रीज कर दें, उसको बिल्कुल भी ना बेचें। और मैं सभी जनता से भी अपील करना चाहूँगा कि आप लोग भी अपने बच्चों को बिल्कुल भी ये कफ सिरप यूज़ न करें। हाँ? बड़ी खबर देहरादून से। मुख्यमंत्री धामी की बड़ी पहल फिर होगी शुरू। गांव में सीएम का रात्रि विश्राम कार्यक्रम होगा शुरू। सीएम धामी ने की थी आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत। सीएम धामी पहले भी कई गांवों में कर चुके हैं रात्रि विश्राम। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की एक और बड़ी पहल की शुरुआत होने जा रही है। सरकार अब गांव-गांव तक अपनी योजनाओं और विकास कार्यों को पहुंचाने के लिए विशेष अभियान शुरू कर रही है। इस अभियान के तहत मुख्यमंत्री धामी का राष्ट्र विश्वास कार्यक्रम गांव में आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही सीएम धामी आपके द्वार कार्यक्रम का भी शुरुआत करेंगे, जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं का समाधान मौके पर ही किया जाएगा। मुख्यमंत्री धामी इससे पहले भी कई गांवों में जाकर जनसंपर्क और जन विश्वास कार्यक्रम के माध्यम से जनता से सीधा संवाद कर चुके हैं। ये पहल राज्य में जन भागीदारी और विकास की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। तीस अप्रैल से शुरू हुई इस पहल का
अगली खबर बता दें कि 30 अप्रैल से शुरू हुई चारधाम यात्रा अब समापन की ओर बढ़ रही है। तो वहीं इस साल मानसून के कारण यात्रा पर भी प्रभाव देखने को मिला, लेकिन हाल ही में सरकारी आंकड़े द्वारा दावा किया गया कि चारधाम यात्रा इस साल भी नए रिकॉर्ड बनाने जा रही है। तो वहीं प्रदेश सरकार के इस दावे पर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष करण माहरा ने तंज कसा और सवाल खड़े करते हुए कहा कि यात्रा में कितने लोग आए ये मायने नहीं रखते, बल्कि यात्रा स्थल और यात्रा मार्ग से लोग कितने गए हैं और व्यवसायियों को कितना लाभ मिला है ये मायने रखता है। देखिए, धर्म के नाम पर भी अगर कांग्रेस इस तरह की बयानबाजी करती है तो मुझे नहीं लगता कि उनकी मानसिकता से छोटा कुछ और भी ऐसी कोई सोच होगी। कहीं ना कहीं इस यात्रा में उत्तराखंड को फ़ायदा हुआ है। कहीं ना कहीं हमारी आर्थिकी से ये यात्रा हमेशा जुड़ी रहती है और इतनी आपदाएं आने के बावजूद, इतना हमारे प्रदेश के अंदर इतनी जो बरसात रही उसके बावजूद भी अगर यात्री श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हैं तो ये सफलता, ये जो यात्रियों का जो आने का जो सिलसिला था जारी रहा, वो पुष्कर सिंह धामी जी की मेहनत, उनकी लगन और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचे उनको व्यवस्थाएं देने की, उनको सुविधाएं देने की और इस यात्रा को सुचारू तरीके से चलाने के लिए जिस तरीके से दिशा निर्देश पुष्कर सिंह धामी जी ने दिए थे और हर पड़ाव पर कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं की व्यवस्थाओं का ध्यान भी रखते हुए काम किया गया है। चारधाम यात्रा में कितने लोग आ रहे हैं ये मेरा इससे कोई सरोकार नहीं है। मेरा सरोकार इससे है कि किस तरीके की सुविधाएं आए और किस तरीके के माहौल को देखकर यहाँ से लोग जाएं। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि मेरे उत्तराखंड को इस चारधाम यात्रा से क्या मिलने वाला है। क्या जो छोटे मझोले दुकानदार हैं, टैक्सीज हैं, होटल्स हैं, होम स्टेज है, उनको काम मिलेगा या नहीं मिलेगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप सुबह यूपी से चलें, शाम को बद्रीनाथ पहुंचे, रात को पूजा करें और सुबह वापस आप यूपी पहुंच जाएं? यही हो रहा है। जो पुरानी सरकार ने कांग्रेस की ये तय किया था कि अगर चारधाम यात्रा में कोई आएगा तो उसको कम से कम 10 दिन में उस यात्रा को पूरा करना है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब बाहर की गाड़ियां भर के आ रही हैं। अगली बड़ी खबर देहरादून से। जीएसटी कटौती से कार बाजार हुआ गुलजार। देहरादून में नवरात्र में बिक चुकी हैं 1500 कारें। त्योहारी सीजन पर ऑटो बाजार में दिखा उमंग। हरिद्वार एडवांस बुकिंग ज्यादा और स्टॉक कम। हल्द्वानी में 3 महीने तक की चल रही है लंबी वेटिंग। शब मुहूर्त में खरीदारी को लेकर उत्साह। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। जीएसटी दरों में कटौती के बाद बाजारों में रौनक लौट आई है। त्योहारों के मौसम में ग्राहकों की भीड़ भी बाजार गुलजार हो गए हैं। देहरादून में नवरात्र के अवसर पर अब तक करीब 1500 करोड़ रुपए के व्यापार हो चुके हैं और ऑटो बाजार में भी खरीदारों का उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं हरिद्वार में एडवांस बुकिंग में बढ़ोतरी दर्ज की गई। हालांकि स्टॉक की कमी के चलते व्यापारियों को थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उधर हल्द्वानी में अगले 3 महीने तक की शादी विवाह सीजन की बुकिंग पहले से ही फुल हो चुकी है। शुभ मुहूर्त की शुरुआत के साथ ही खरीदारों को लेकर उत्सव और माहौल देखने को मिल रहा है। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोतियाल ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि पत्रकार संजीव प्रताप ने भ्रष्टाचार के कई खुलासे किए थे, उनकी मृत्यु की जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में बीजेपी की सरकार आने के बाद ठेकेदारों की संख्या में वृद्धि हुई है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सहकारिता और स्वास्थ्य विभाग में नौकरियों की बिक्री की जांच होनी चाहिए। प्रदेश में अजीब से हालात देखने को मिल रहे हैं, कभी खनन को लेकर, कभी अन्य चीजों को लेकर।
परंतु जो आज विषय मैं उठा रहा हूं वो बहुत गंभीर है। एक पत्रकार की मृत्यु होती है उत्तरकाशी में, और अब सोशल मीडिया के माध्यम से कई जानकारियां निकल के आई। कोई कह रहा वो ड्रंक था, कोई कह रहा वो ये था, कोई कह रहा वो था। मेरा ये कहना, किसी के पर्सनल जीवन में क्या था वो अपनी जगह है, वो कितना सत्य है कितना गलत है वो हम नहीं जानते। परंतु अगर वो पिए हुए था तो हो सकता है जिसके संग पी रहा था उसने कुछ मिला के पिलाई हो, और जो खुलासे उसने किए हैं वो निश्चित ही हर पत्रकार करता है। कहीं कोई गलत चीज देखी जाती है तो उसको उठाने का काम पत्रकार करते हैं। ये प्रावधान है कि प्रत्येक जीन्स के प्रत्येक चीज के, मतलब जैसे माननीय अध्यक्ष जी ने दौरान ये सरकार निश्चित रूप में इस बात को भी कहेगी कि जो हम बार बार आरोप लगाते हैं कि स्वास्थ्य, सहकारिता और हायर एजुकेशन विभाग में जब से धन सिंह रावत जी मंत्री बने हैं तब से नौकरियों को बेचने का कारोबार जारी है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी अगर उत्तराखंड के नागरिकों के प्रति बिल्कुल बाल बराबर भी अगर जवाबदेही है और आपने अगर उत्तराखंड बची है तो मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप ये जो सीबीआई जांच अभी इस प्रकरण में जो पेपर लीक प्रकरण में सीबीआई जांच हुई है, उस सीबीआई जांच के प्रकरण का दायरा बढ़ाते हुए उसमें सहकारिता में जो कोविड के दौरान भर्तियां की गई और जो आरोप बीजेपी के विधायकों ने लिखित रूप में धन सिंह रावत जी पर लगाए, मोदी जी कहते हैं जीएसटी को लेकर बीजेपी द्वारा आयोजित जीएसटी बचाओ उत्सव उपनेता प्रतिपक्ष भुवन चंद्र कपाड़ी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पिछले 8 साल में जीएसटी लागू करने से देश की जनता को कई हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जिससे गरीबों पर भार पड़ा, जबकि अमीरों से केवल 2.5 करोड़ वसूले गए। कपाड़ी ने कहा, सरकार केवल 50 रुपए की कटौती को लेकर उपलब्धि गिना रही है, जबकि वास्तव में जनता और व्यापारियों से खूब पैसा लूटा गया है। लूट, 8 साल की लूट के बाद, वैसे तो कहते हैं भाई कि सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, लेकिन इस भूल में 8 साल में 1,27,000 करोड़ का नुकसान इस देश की जनता का हो गया है। जो 140 करोड़ लोग हैं उनका नुकसान हुआ। उसके बाद कहें जी नहीं जीएसटी जैसे पहले कह रहे थे, जो राहुल गांधी कह रहे थे वो स्लॉट सही था, तो आपको ये बात 8 साल पहले करनी चाहिए थी, जिसमें सिर्फ 2.5 लाख करोड़ आपने अमीरों से वसूला है, बाकी 1,25,000 करोड़ का जो आपने जीएसटी वसूला है गरीब लोगों से वसूला है। और आप जो है कि जो 50 रुपए की चीज़ थी आपने 120 की कर दी, उसको अब 10 रुपये कम कर रहे हैं और अपनी उपलब्धि गिना रहे हैं, जैसे नकल विरोधी कानून में खुद पीठ थपथपा रहे थे। उत्तराखंड राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष भगवंत प्रसाद मकवाना ने जसपुर नगर पालिका परिषद कार्यालय में समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने गैरहाजिर अधिकारियों को 1 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए। साथ ही जिलाधिकारी चेतर सिंह चौहान को दिया। मकवाना ने मैनुअल सीवरेज फर्जी रिपोर्ट नाराजगी जताई। कहा, कर्मचारियों को अनावश्यक पेंशन और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि स्वच्छता कर्मचारी उच्च जोखिम वाले कार्य करते हैं, इसलिए उन्हें सुरक्षा उपकरण दिलाए जाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी सुविधाएं उन सभी कर्मचारियों को सुनिश्चित करवाएं। तो मैनुअल स्कैवेंजर एक्ट भारत सरकार का 2013 में बना था। 13 में सर्वेक्षण हुआ, 18 में सर्वेक्षण हुआ। हमारे राज्य में लगभग 6,000 मैनुअल स्कैवेंजर्स अभी तक के 2 सर्वेक्षण में पाए गए, लेकिन इस बार जो 20 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने रीसर्वे के आदेश दिए हैं,
वो सर्वे यहाँ बिल्कुल फर्जी हुआ है। मैंने यहाँ मीटिंग में पूछा, सुपरवाइजरों द्वारा इनको करवाया जाना था सर्वेक्षण। पिछली बार तो एनजीओ के माध्यम से सर्वेक्षण हुआ था, सफाई कर्मचारी आंदोलन और गरिमा। भारत सरकार ने उनको 15,000 रुपये का भुगतान भी प्रत्येक जिले में सर्वेक्षण के लिए कोऑर्डिनेटर को किया था। उत्तराखंड को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की दिशा में अब सरकार गंभीरता से कदम बढ़ा रही है, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए नए स्थान चिन्हित करने के निर्देश दिए। जिस पर और जानकारी देते हुए अभिषेक रोहिल्ला ने कहा कि राज्य सरकार पर्यटन के विकास को लेकर संकल्पबद्ध है। सरकार और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जो उत्तराखंड में यात्राएं हुई हैं, जो जब आते हैं वो तो वो कुछ ना कुछ हमें एक नई सोच देते हैं। उसी के संदर्भ में जो विंटर टूरिज्म की एक विचार है कि जो शीतकाल में भी हमारे यहाँ पर्यटक आए, और इसी प्रकार एक विचार है कि उत्तराखंड को एक वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी स्थापित किया जाए। तो ये सारे प्रयास हैं जिसके तहत जो हमारा पर्यटन का दायरा है वो और विस्तृत हो, और जो पीक सीजन के कारण जो समस्याएं होती हैं कि एक ही स्थान पे एक ही समय पे बहुत ज़्यादा संख्या में अगर लोग पहुंचते हैं तो उससे उन आने वाले हमारे जो आगंतुक हैं उनको भी तकलीफ होती है, अतिथियों को भी दिक्कत होती है, और साथ ही साथ जो स्थानीय लोग वहाँ रह रहे हैं उनके लिए भी थोड़ा परेशानी होती है। शुक्रवार को जूना अखाड़े के पारंपरिक और धार्मिक ऐतिहासिक महत्व रखने वाली छड़ी यात्रा नगर भ्रमण के बाद उत्तराखंड भ्रमण के लिए रवाना हो गई। बता दें कि हरिद्वार की कुलदेवी कही जाने वाली माया देवी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद यात्रा को राज्य भ्रमण के लिए रवाना किया गया। जो इस अवसर पर जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर आदि विश्वनाथ गिरी सभी शामिल हुए। उन्होंने कहा, धार्मिक महत्व और ऐतिहासिक महत्व रखने वाली ये छड़ी यात्रा उत्तराखंड भ्रमण पर निकली है, जिसके लिए वे शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। बढ़ते रहो। ऐसे ही एम्स के मामले में चाहे रुद्रप्रयाग हुआ, चाहे चमोली हुआ, पिथौरागढ़ हुआ, ये छड़ी बढ़ती रहेगी। धार्मिक पर्यटन के साथ साथ पर्यटन को बढ़ावा देना, वहाँ के बारे में रोड देना, शिक्षा दीक्षा और चिकित्सा हर प्रकार के बारे में वहाँ के लोगों से वार्तालाप करेगी। स्थानीय विधायक से, स्थानीय ब्लॉक प्रमुख से, स्थानीय जिला परिषद के मेंबर से, गोपाल जी, क्योंकि वो 86 में ब्यूरो चीफ रह चुके हैं, लोगों की वाणी समझने जानते हैं, इसलिए जिसको जिसका ज्ञान है उनको सौंपा गया है। लोकल पत्रकारों से, लोकल नेताओं से गढ़वाली में बात करके, कुमाऊं भाषा में बात करके हर प्रकार की वहाँ स्थिति परिस्थिति को जाना जाएगा। जो हमारी परंपराएं उनके उस संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए जूना अखाड़ा के माध्यम से छड़ी जा रही है। सभी अखाड़ों में उसका आदर हुआ है। इस छड़ी के समय में हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। पूज्य हरिगिरी जी महाराज ने सारी बातें कही हैं, बहुत बहुत बधाई। ऋषिकेश के कूलर देश का पहला ब्रिज होटल शुरू हो गया है। बिग ब्रिज होटल का उद्घाटन उत्तराखंड के पर्यटन, सिंचाई एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने किया। ये होटल सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर चारधाम यात्रा मार्ग के परितत्व पुल पर विकसित किया गया है। होटल में आधुनिक आवास, भोजन, स्वच्छ शौचालय सहित कई सुविधाएं उपलब्ध है। वहीं सतपाल महाराज ने कहा, यह पहल पर्यटन को नए आयाम देगी और सतत और सुरक्षित विकास का उदाहरण बनेगी। और
सहयोग के बिना ये प्रोजेक्ट। श्री सतपाल महाराज जी और हमारे अतिथि को शॉल प्रदान कर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब आज बिग ब्रिज का लोकार्पण करते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है। और हमारे पीडब्ल्यूडी में काफ़ी डिफंक्ट ब्रिजेस थे जो छोड़ दिए गए हैं और डायलेटेड हो गए थे, टूट गए थे। तो हमारा ये लक्ष्य था कि इन ब्रिजेस के ऊपर हम जो हैं कैफेटेरिया बनाएं, टॉयलेट्स बनाएं, लोगों को सुविधा प्रदान करें। आज उसी क्रम के अंदर हमारे अभिनव जी ने ये बिग ब्रिज बनाया है, जिसके अंदर ब्रिज के ऊपर ये एक कैफेटेरिया की फैसिलिटी और टॉयलेट्स की फैसिलिटी डेवलप की हैं। तो निश्चित रूप में जो यात्रा पर जा रहे हैं उनको ये सारी सुविधाएं मिलेंगी। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।